फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ये गाना 1983 में आई फिल्म बड़े दिलवाला का है और इस गाने के 2 वर्जन हैं। एक वर्जन जो है वो लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया है और दूसरी बार यही गाना किशोर दा ने गाया है। और बड़ी ख़ास बात है, मुझे अभी पता लगा बड़ी डिफरेंट सी आवाज़ है लता जी के साथ जब उदित जी ने गाया है, बड़ी डिफरेंट सी आवाज़ है। मैं खुद चौंका कि उदित इतने पहले, क्योंकि अमूमन तो हम लोग यही जानते हैं कि उदित नारायण यानी कयामत से कयामत तक 1987 में जो आमिर की पहली फिल्म आई थी उसमें धमाका कर दिया था उदित जी ने, तो शायद यही पहली फिल्म होगी। लेकिन नहीं, उदित जी गा रहे थे और उन्हें यहाँ भी गाने का मौका मिला था। लेकिन ये जो गाना सुनाया, इस गाने को सुनाने की वजह क्या है? गाने की वजह है प्राण किशन सिकंद, यानी हमारी फिल्मों के प्राण साहब। प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली के बल्लीमारा में हुआ था और उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद पेशे से इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे और वो सरकारी ठेके लिया करते थे। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट निकला करते थे वो उसे लिया करते थे और सरकारी इमारतों, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सड़क, इन सबको बनाने में उनकी महारत थी। 1945 में प्राण साहब की शादी हो जाती है और अहलूवालिया फैमिली की लड़की थी, उनसे शादी होती है। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटों के नाम अरविंद सिकंद और सुनील सिकंद है, बेटी के नाम पिंकी है। तो ये एक छोटी सी प्राण साहब की कहानी है। 12 जुलाई 2013 को प्राण साहब का मुंबई में निधन हो गया। वो दुनिया छोड़ के चले गए, एक महान एक्टर दुनिया छोड़कर चला गया और 12 जुलाई आने ही वाला है। तो सोचा क्यों ना उनकी ही कहानी सुनाई जाए। तो आज उन्हीं की छोटी सी कहानी को मैंने शब्दों में पिरोया है और वही आपके सामने कुछ चर्चा करते हुए चलूँगा भी। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हमेशा की तरह आपको कहानी सुनाने का वादा है और आज फिर मौजूद हूँ एक कहानी लेकर। कई आर्टिस्ट, कई फनकार, कई कलाकार सिर्फ कलाकार नहीं होते, वो आर्टिस्ट नहीं होते, वो फनकार नहीं होते, वो पूरा इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं, वो एक पूरा संस्थान हो जाते हैं। और प्राण साहब कुछ इसी तरह के ही थे। शायद विलन परंपरा का जो स्तंभ है वो उन्हीं ने ही स्थापित किया हो, उसके मानदंड उन्होंने ही स्थापित किए। जब वो फिल्मों में विलन बने तो ऐसा लगा कि शायद इनसे क्रूअल आदमी, इनसे क्रूर आदमी शायद ही कोई होगा। जब वो कैरेक्टर रोल्स में आए, जब कहीं पिता बने, जब कहीं पुलिस ऑफिसर बने, जब कुछ और रोल्स किए, गरीब बने, दोस्त बने, मस्खरी की, विक्टोरिया नंबर 203, अब इस तरह की कुछ फिल्मों में आए तो ऐसा लगा कि शायद इनसे अच्छा, प्राण साहब से अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता था। एक नई मिसाइल कायम कर दी। तो आज प्राण साहब की कहानी आपको सुना रहा हूँ। अपनी कहानी को मैंने नाम दिया है जिन्होंने हीरो में फूंक दिए प्राण। जी हाँ, कहानी को ये नाम क्यों दिया है ये भी आपको बताऊँ। फिल्मों में या नाटकों में कह लें, फिल्मों में कह लें, जो हीरो की एक इमेज होती है, जो छवि होती है, वो एक उदात्त नायक की होती है। उदात्त नायक क्या होता है? उदात्त नायक वो होता है जो लोगों को साथ लेके चले, सबकी बात सुने, सच के लिए, अच्छाई के लिए लड़े। ये एक उदात्त नायक के गुण होते हैं। फिल्मों में हीरो को इसी तरह से कुछ दिखाया जाता है। दरअसल ग्रीस से कह लें आप, एक परंपरा शुरू हुई थी ग्रीस नाटकों से कि वहाँ पर एक ट्रेजेडी जो नाटक हुए वहीं पर हुए और ट्रेजेडी का जो नायक होता था वो उदात्त होता था। वो इसलिए उदात्त होता था क्योंकि वो अच्छाई के खिलाफ लड़ते लड़ते अंत में शहीद हो जाता है, मर जाता है। तो जब वो मरता है अच्छाई के से लड़ते लड़ते, तो जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, जो ऑडियंस होती है, वो रोती है कि यार इतना अच्छा आदमी मर गया, अच्छा करते हुए मर गया, बुराई से लड़ते लड़ते मर गया। तो जो सारी कुत्सित भावनाएं, जो खराब भावनाएं, जो अंदर का जो तमाम तरह की चीज़ें होती, निगेटिव चीज़ें होती, वो आंसू के साथ आपके बह जाती हैं।
और आप साफ मन से बाहर निकलते हैं। यही ट्रेजेडी नाटकों की, ट्रेजेडी फिल्मों की पीछे की बात होती है। तो ऐसा ही उदात्त नायक होता है। और हीरोइज्म तभी उभर कर आता है जब नेगेटिव शेड का जो आदमी है, यानी कि जो आपका विलेन है, वो इतना खूंखार हो और इतना डेंजरस हो कि हीरो को उससे लड़ने के लिए पसीना आ जाए, और वो लड़ते हुए तब हीरोइज्म को प्राप्त करे कि जब वो अपनी हाइट पर हो, जब उस खूंखार पर वो विजय पाए, तब हम उसे मानते हैं हीरो। और ऐसा ही कुछ प्राण साहब ने स्थापित किया भी। हीरो को हीरो बनाना, हीरो को हीरो कैसे, हीरोइज्म में कैसे ढालना, ये प्राण साहब और उनकी विलेन संस्था ने बखूबी किया। 1940 से लेकर 1990 के दशक तक प्राण साहब ने फिल्मों में अपने ज़बरदस्त एक्टिंग का लोहा मनवाया, और लगातार जितने भी उन्होंने किरदार किए, जितने भी शेड्स के किरदार किए उन्होंने, वो सब लाजवाब हैं, अप्रतिम है। उनका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। प्राण साहब की डायलॉग डिलीवरी हो, एक्टिंग इनकम्पेरेबल है, कहीं से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। प्राण साहब फिल्मों में कैसे आए, ये भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। प्राण साहब बल्लीमारा में पैदा हुए थे दिल्ली में, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो लाहौर चले गए थे। और अब बात है 1939 की, 1939 की। कुछ लड़के एक पान की दुकान पर अक्सर पान खाने जाया करते थे, कुछ लड़के, उनमें प्राण साहब भी हुआ करते थे। और इसी तरह एक दिन यही उनकी जो टोली थी, वो फिर से उसी पान की दुकान पर पान खाने गई। सब पान खा रहे थे, प्राण साहब भी पान खा रहे थे और सिगरेट भी पी रहे थे किसी अंदाज में। उसी दौरान वहाँ एक व्यक्ति आते हैं और वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। प्राण साहब को देखकर, उनके स्टाइल को देखकर, पहले ऐसे लोग हुआ करते थे पारखी टाइप के, तो प्राण साहब ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। क्या बताऊं यार तुमको। और उन्होंने जवाब भी दिया कि मेरे नाम से तुम्हें क्या करना है। तो वो और लाजवाब था। तो उन्होंने बताया बड़े शालीनता से कि मेरा नाम वली मोहम्मद है और मैं एक फिल्म डायरेक्टर हैं, दलसुख एम पंचोली, मैं उनके लिए लिखता हूँ। और मैं अभी उनके लिए एक फिल्म लिख रहा हूँ, उसका नाम यमला जट है। और मेरा जो किरदार है, मैं जिस किरदार को लिख रहा हूँ, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे ऐसा ही पान चबाता है, ऐसा ही बोलता है। तो क्या फिल्मों में काम करोगे, कुछ इच्छा है? तो उन्होंने कहा यार देखता हूँ कुछ। बोले तो मुझे सोच के बताओ। और उन्होंने अपना एड्रेस दिया और बोले कल तुम मिलने आना। ठीक है साहब। सुबह जब प्राण साहब जब घर पहुँचे तो उन्होंने जब सुबह उठे तो एक सामान्य बात होती है ना लड़कों की, अरे यार भूल भाल गया होगा, अपना टशन जमाने की कोशिश कर रहा होगा, क्या ही मुझे लेगा, पान खाने गया था, छोड़ो यार नहीं जाना। बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद प्राण साहब एक फिल्म देखने पहुंचते हैं। देखिए आप जो संयोग रहते हैं जीवन में वो कमाल करते हैं। तो फिल्म देखने गए और वहाँ पर वली मोहम्मद मिल गए। मतलब कई और टॉकीज़ें रही होंगी, कहीं भी फिल्म देखी जा सकती है, लेकिन प्राण साहब भी वहीं पहुँचते हैं और वली मोहम्मद ही वहीं पहुँचते हैं। ईश्वर ईश्वर हो ही वही जो राम रची रखा। आप वही होंगे जो आप होना चाहते हैं, जो आपको होना है। तो फिर वली मोहम्मद उन्होंने डपट कर कहा कि यार तुम उस दिन नहीं आए। तो प्राण साहब ने कहा कि साहब मुझे लगा कि आपने कुछ यूं ही कहा होगा और इसलिए मैंने उसको बात को ही मुलतवी कर दिया, उस बात को ही जाने दिया। बोले यार तुम अजीब आदमी हो। तो बोले आप आओगे? बोले आ जाऊँगा, अब आप इतना कह रहे हो। तो बोले नहीं नहीं मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और तुम अपना मुझे एड्रेस दो, मैं तुम्हें लेकर आऊँगा, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर से लूँगा। एक बार तुम भटका चुके हो, तुम्हारा तो बिल्कुल ही यकीन नहीं कर सकता। फिर एक दिन शायद वली मोहम्मद उनके घर गए होंगे और वो लेकर वो दलसुख पंचोली साहब के पास सब पहुँचे। पंचोली जी ने कहा कि फिल्मों में काम करोगे? तो प्राण साहब ने कहा कि मैंने अभी तक इसके लिए अपने घर में बात नहीं की है, मुझे एक बार बात करनी पड़ेगी। पंचोली जी भड़क गया, बोले यार काम करना है तो अभी करना है, इसके लिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, वो भी अभी। मैं कुछ सोचा, मैंने कहा ठीक है डन, कर रहा हूँ। पंचोली जी ने भी दन्ने से कहा 50 रुपये तनख्वाह होगी। और बस 50 रुपये तनख्वाह, कॉन्ट्रैक्ट साइन, और इस तरह से एक महान कलाकार फिल्मों में एंट्री हो जाती है। प्राण साहब ने अपने करियर की शुरुआत
एक नाटक से की थी और वो एक रामलीला थी, और इसमें वो सीता बने थे। उनका पहला रोल सीता का था, और ये जो रामलीला का प्ले था ये शिमला में हुआ था। पहली फिल्म उन्हें 1942 में मिली और इस फिल्म का नाम था ख़ानदान, और इसमें उनकी हीरोइन थी पाकिस्तान की मशहूर सिंगर रही नूर जहां। इसके बाद 42 से 46 तक उन्होंने पाकिस्तान में ही, वर्तमान पाकिस्तान, उस समय तो हिंदुस्तान ही था, उन्होंने करीब 22 फिल्मों में काम किया। और ठीक है, वो बहुत स्थापित नहीं हुए थे, लेकिन 22 फिल्मों में काम किया। इसके बाद वो 47 में यानी बंटवारे के समय जब हुआ तो वो फिर से हिंदुस्तान आ जाते हैं, और हिंदुस्तान आकर वो मुंबई ही जाते हैं, यानी कि तब का बम्बई आ जाते हैं। तब उनकी पत्नी है और 1 साल का बेटा अरविंद है। मुंबई जाते हैं, पैसे नहीं हैं, तंगी की वजह से परिवार मुश्किल में आ जाता है, और कहानी खत्म नहीं होती। और जुझारूपन, मरीन ड्राइव पर 8 महीने उन्होंने एक होटल में काम किया। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। फांका कशी में वो जो जुझारू आदमी होता है वो कुछ भी करता है, लेकिन उसे बनना, होना और मंजिल पर वहीं पहुंचना होता है जो उसकी सच में मंजिल होती है, जो कुदरत ने, मुक़द्दर ने, ईश्वर ने उसके लिए लिख रखा होता है। और वही हुआ। 60 से 70 के दशक में प्राण साहब स्थापित हो चुके हैं। फिल्मों में उनके अभिनय का, उनके विलेन का, उनकी एक्टिंग का, उनके एक्सप्रेशंस का डंका बजने लगा है। वो 5 से 10 लाख रुपए फीस लेते थे। कमाल। उस समय सिर्फ राजेश खन्ना और शशि कपूर को ही उनसे ज़्यादा पैसे मिलते थे। ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कि 1978 में आती है डॉन, और डॉन की भी कहानी कभी सुनाऊंगा आपको, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। डॉन में भी अमिताभ बच्चन से ज़्यादा पैसे मिले थे प्राण साहब को, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन से ज़्यादा बड़े स्टार थे। अनडाउटली, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। और डॉन मतलब जसजीत। आपका खून करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं होगा। और बहुत दिनों तक ऐसा ही रहा कि प्राण साहब एक स्थापित स्तंभ की तरह बने रहे, डटे रहे, जुटे रहे, अपनी अदायगी से, अपनी संवाद अदायगी से, अपनी एक्टिंग से। उनके विलेन परंपरा से आगे निकलने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाया। मैं भोपाल में हूँ और इस समय ज़ोरदार बारिश हो रही है। बारिश में ही आपको कहानी सुना भी रहा हूँ। मतलब इसको शब्दों में नहीं बयां कर सकता कि जो खुशनुमा मौसम है। वैसे भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बर्बाद कर दी हैं नेचर की, और फिर बर्बाद करते हैं और फिर हम कोसते हैं उसे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बारिश नहीं आ रही। कैसे ही आएगी? आपने इतनी सारी चीज़ें ख़त्म जो कर दी हैं, और ये बादल गरज रहे हैं, मोर बोल रहा है। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ इसे स्वर्ण जयंती पार्क कहते हैं। तो एक बार और यहाँ पर एक कहानी आपको सुनाई थी, आज प्राण साहब की कहानी है, तो कहानी लेकर चलता हूँ। प्राण साहब ने अपने पूरे करियर में, अपनी पूरी ज़िंदगी में 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 1950 से लेकर 1980 के दशक तक वो पर्दे पर एक खूंखार विलेन के तौर पर जाने जाते रहे, मशहूर रहे। इसके बाद उन्होंने कुछ कैरेक्टर रोल्स भी किए और वहाँ पर भी अपनी धाक छोड़ी। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि प्राण साहब दिल्ली से थे, बल्लीमारा में पैदा हुए थे। दिल्ली में उनके काफ़ी दोस्त थे, तो एक बार उनको एक दोस्त ने घर पे चाय पे बुलाया। ठीक साहब, चाय नाश्ते पे कि यार आओ। प्राण साहब गए भी। चाय चल रही थी, तभी उस दोस्त की जो छोटी बहन थी वो कॉलेज से आई। चाय चल रही थी, उसने प्राण साहब को देखा, न जाने कैसे एक्सप्रेशन दिए होंगे। सब हंसना, बोलना, मिलना, बताना हुआ। प्राण साहब चले गए। प्राण साहब के जाने के बाद उसी दोस्त ने प्राण साहब को फ़ोन किया। बोले यार मेरी बहन कह रही थी कि यार ऐसे गुंडे को, ऐसे मवाली को, ऐसे जो पता नहीं क्या क्या करता है लोगों के साथ, उनको आप घर कैसे ले आते हो? प्राण साहब हंस दिए। फिर हालांकि उस दोस्त ने ये अपनी बहन को बताया कि वो रोल ऐसे करते हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं। तो सोचिए कि रोल किस कदर आदमी के जहन में बैठा होता है, आप उसे ही सच मानते हैं। और यही आज भी, चाहे
दशक कोई भी रहा हो, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, आज 2022 में भी हम फिल्में फॉलो करते हैं। इसलिए कहा जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि जो बड़ा आदमी होता है, जो स्टार है, उसके कई फॉलोअर्स होते हैं, तो आपको बहुत संभल के चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि जनता, लोग, जनता ही जनार्दन होती है, लोग उसी को सच मानते हैं जो उसे दिखता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। तो आपको उस झूठ को करते समय भी सावधानी रखनी है। खैर, तो ये वाली बात हुई। प्राण साहब कहा करते थे कि वो शायद विलेन इसलिए हैं क्योंकि उन्हें हीरो की तरह पेड़ के इर्द गिर्द हीरोइन के साथ चक्कर काटना, गाने वाने गाना पसंद नहीं है, और इसलिए वो उन्होंने विलेन और उसके बाद कैरेक्टर रोल्स ज़्यादा प्रेफर किए, पसंद भी किए गए, सुपर हिट भी हुए, ज़बरदस्त हुए। प्राण साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उपकार आने से पहले उनकी इमेज बहुत ही डरावनी किस्म की थी, बहुत ही खूंखार किस्म की थी, और जब वो सड़क पर कभी निकलते थे या लोग दिख जाते थे, आज जैसा तो माहौल नहीं रहा होगा, उतनी भीड़ नहीं रहती, लोग आराम से घूमते फिरते थे, जब भी सड़क पर निकलते थे लोग उन पर फप्तियाँ करते थे, वो गुंडे, वो मवाली, इस तरह से कुछ इस तरह की तमाम सारे उनको स्लोगन्स, तमाम सारी चीज़ें सुनने को मिला करती थी। इवन जब वो पर्दे पर आया करते थे तो बच्चे माँ के पल्लू में मुंह छिपा लेते थे कि ये कौन सा डरावना आदमी आ गया है। और मैं आपको एक छोटा सा अपना वाक़या बताऊं। अंधा कानून की बात है, पापा हम लोग को दिखाने ले गए थे, शायद 80s की कोई फिल्म रही होगी, तो बारिश शुरू हो गई है, तो 80s की फिल्म रही होगी और हम लोग वो देख रहे हैं, और जब भी रजनीकांत आते थे या कुछ इस तरह का डरावना सीन आता था तो हम लोग मतलब अब चीखने से लगते थे, मैं ही चीखने लगता था। तो फिर मम्मी पापा से कह रही थी कि ये ले क्यों आए हो ये वाली फिल्म। तो खैर ये वाली बात। और इसके बाद प्राण साहब ने खुद कहा कि उपकार में मनोज कुमार ने जब उनको रोल ऑफर किया तो उस रोल के बाद उनकी इमेज काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। अब बात एक खास फिल्म की। कौन सी है वो फिल्म? जी हाँ, जंजीर। और बात जंजीर की चले और उस एक ग्रेट का जिक्र ना आए, उस एक लंबे से महानायक का जिक्र ना आए तो समझ लीजिए कुछ नहीं हुआ। और फिल्म बना रहे थे प्रकाश मेहरा। प्रकाश मेहरा की उस समय शायद पहली पसंद नहीं थे अमिताभ, क्योंकि अमिताभ बड़ा नाम नहीं थे, फिल्में कर चुके थे लेकिन वो कद हासिल नहीं कर पाए थे। तो प्रकाश मेहरा ने पहले 3 लोगों को अप्रोच किया। वो 3 लोग कौन कौन थे? वो 3 लोग थे धर्मेंद्र, देव साहब यानी देवानंद साहब और राजकुमार। और तीनों से बात नहीं बनी। और देव साहब ने तो ये क्या करी, मना कर दिया कि यार बहुत सीरियस रोल है और मैं ऐसे रोल्स करता नहीं, मैं तो गाने वाने गाता हूँ और मेरा तुमने कोई ऐसा गाना रखा नहीं है, तो मेरी इमेज का क्या होगा। सभी के अपने अपने तर्क थे। जानी का अपना कुछ तर्क था, धर्म साहब को भी बात बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लगी थी। तीनों लोग फ्लोर पर नहीं आए। अब हीरो कौन? प्राण साहब फाइनल हो चुके थे और प्राण साहब ने ही उस आदमी यानी अमिताभ बच्चन का नाम प्रकाश मेहरा को सजेस्ट किया। और एक बार प्रकाश मेहरा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि प्राण साहब ने मुझसे कहा था कि यार मैंने बॉम्बे टू गोवा में उस लड़के का काम देखा है और ज़बरदस्त काम देखा है उस लड़के का, और वो मुझे फ्यूचर स्टार नज़र आता है, फ्यूचर स्टार। ये प्राण साहब के शब्द थे, ये प्राण साहब की लाइनें थीं, ये प्राण साहब का जजमेंट था। और ग्रेट्स ऐसे ही होते हैं, पहचानने में कभी भूल नहीं करते। वो पहचानेंगे और बखूबी पहचानेंगे और किसी को भी आसमान पर पहुंचाने की वो ताकत रखते हैं। और जो प्राण साहब ने कहा वैसा हुआ भी। 73 के बाद, 1973 के बाद उस लंबे से आदमी ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। और आज 40 साल हो चुके हैं। 73 से 2000, 25 और 2 27, 10 37, 10 47 और 2 49, 50 ही मानिए, पूरा हिसाब ही कर दिया मैंने। 50 सालों से वो आदमी यानी वो लंबा सा आदमी जहाँ खड़ा हो रहा है लाइन वहीं से लग रही है। और उनके बारे में आकलन बहुत सारे लोगों ने कर दिए थे। राज साहब ने भी उनकी आवाज़ सुनकर कुछ कह दिया था कि ये आदमी कोई सामान्य आदमी नहीं है। तो ये वो लोग थे जो पढ़ना जानते थे, जो समझना जानते थे। प्राण साहब भी ऐसे ही थे। कमाल।
जब तक रहे, जिस रोल में भी रहे, जहां रहे, एकदम फिट, शानदार, जबरदस्त, लाजवाब, इनकम्पेरेबल। अपनी डायलॉग डिलीवरी से, अपने आंखों के हाव भावों से सामने वाले को पस्त कर दें, नेस्त नाबूद कर दें। ऐसे ही थे प्राण साहब। भारतीय सिनेमा में कई दिग्गज विलेन हुए हैं, या यूं कहूँ कि कई एक्टर्स ने, कई लोगों ने नेगेटिव शेड्स को बखूबी जिया है, बखूबी निभाया है अपने तरीके से। सबका अपना ही किरदार रहा है, अपनी अलग पहचान रही है। शुरुआत कर रहा हूँ एक ज़बरदस्त नाम से। बहुत सारे नाम हैं, पता नहीं आपको कितने बता पाऊँगा। कन्हैया लाल, आहा, कन्हैया लाल, वो सुखी लाला, वो काइया किस्म का आदमी। अरे बेटा तेरा बाप मेरे यहाँ आता था बेटा, ले जा बेटा। के.एन. सिंह साहब लंबे से हुआ करते थे, राज कपूर के ज़माने के थे, बच्चन तक आते आते थोड़े से बुजुर्ग हो गए थे, लंबे से थे, लेकिन ज़बरदस्त कालिया में है वो। जीवन, बंदूक नीचे करो, मेरी जान खतरे में है। मदनपुरी, अमरीश पुरी, सदाशिव अमरापुरकर, प्राण साहब तो हैं ही। रजा मुराद, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, अमजद खान, न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने आज तक। मुकेश ऋषि लंबे समय तक विलेन रहे, आज भी हैं, लेकिन एक फिल्म ने मुकेश ऋषि का किरदार ही बदल दिया, सरफरोश। सबका अपना अंदाज़े बयां, सबने स्क्रीन पर गालियां खाई। गालियां रोल्स के कारण मिली, इतना ज़बरदस्त जिया उन्होंने अपने किरदार को कि लोग गालियां बकने को मजबूर हो गए। कितनी ये तो एप्रिशिएशन है कि आप किसी किरदार को, यदि हीरो है तो हीरो के लिए आप तालियां बजाएं, विलेन के आप गालियां दें, तो ये तो प्रशंसाएं हैं कि उसने जिया है। प्रेम चोपड़ा साहब के लिए भी कहा जाता था कि उनकी लड़कियों ने एक दिन आकर कहा कि माँ पापा कैसे रोल करते हैं। हमको लड़कियाँ कॉलेज में कहती हैं कि स्कूल कॉलेज में कि यार तुम्हारे पापा बहुत गंदे हैं। फिर प्रेम चोपड़ा की पत्नी ने अपनी लड़कियों को समझाया कि बेटा ये तारीफ़ है, ये तुम्हारे पापा के रोल्स ही हैं, ये उनके निभाए किरदार ही हैं जो उन्हें इतना बड़ा बनाए हुए हैं कि लोग उनकी बात करते हैं, उनके किरदारों की, उनसे नफ़रत करते हैं। इसे तारीफ़ कहना चाहिए। तब बेटियों ने समझा कि नहीं, और बोले पापा के इन्हीं रोल्स की वजह से हमारा घर चलता है, हमारी पहचान है कि हम प्रेम चोपड़ा के परिवार से हैं। तो बहुत ज़बरदस्त। लेकिन अंत में प्राण साहब लाजवाब, शानदार, ट्रिमेंडस, उनका कोई मुकाबला नहीं, जिन्होंने अपनी विलन परंपरा में प्राण फूंक दिया और हीरो को हीरोइज्म बना दिया। बस यही थी आज की कहानी। प्राण साहब के आपको डायलॉग नहीं सुनाए तो फिर क्या सुनाया। कुछ चंद डायलॉग सुनाता हूं। पहला जंजीर से, जबरदस्त। इस इलाके में नए आए हो बरखुरदार, वरना यहां शेर खान को कौन नहीं जानता। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। फिल्म अमर अकबर एंथनी। प्राण साहब, पहचाना इस कन्नी को जिसे बरसों पहले उछालकर तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे सोने से तुम्हारे ही आदमियों को खरीदकर मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूं, और तुम मेरे कदमों में। और ये जिनसे कहा गया वो जीवन थे। पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। माफ कर दो मुझे रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे ही आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूं, और तुम मेरे कदमों में। फिल्म कालिया। प्राण साहब, हमारी जेल से जो संगीन से संगीन कैदी बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में यही दुआ मांगी है, और यही दुआ मांगी है कि अगर वो फिर से जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल न जाए। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। फिल्म शराबी, कमाल की फिल्म है, और इसमें प्राण साहब का डायलॉग है, अगर इस दुनिया में जीना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं। क्या ही लाइन है, क्या ही कमाल चीज है। आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं,
वरना ये दुनिया जिंदा नहीं रहने देगी। शराबी भी प्रकाश मेहरा की फिल्म है और एक पिता और बेटे के संबंधों पर बेस्ड है। पिता सख्त हैं, पिता रसूखदार हैं, पिता के पास काफ़ी पैसा है, बड़े बिजनेसमैन हैं, बेटा अल्लड़ है। उसका अपना एक दर्शन है। बचपन में शराब की लत लग जाती है और वो बड़े होकर शराब नहीं पीता या कम पीता है जैसा भी, लेकिन वो हमेशा एक झोंके में रहता है, एक सुर में रहते हैं। और वो अमिताभ बच्चन है, पिता प्राण साहब है एज यूजुअल, राय साहब। तो एक शॉट है, बड़ा गजब का शॉट है कि अमिताभ बच्चन सुबह सुबह उठकर, लोग चाय पीते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन नहीं साहब, प्रकाश मेहरा हैं, अपने तरह से फिल्म लिखी है। अमिताभ सुबह सुबह उठकर पैग लेते हैं। तो अचानक उनका जो नौकर है वो उन्हें पैग दे रहा और अमिताभ के हाथ में बॉटल आ गई और वो बॉटल खाली थी। तो अमिताभ उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है कि खाली बोतलें घर के बाहर कर देनी चाहिए, मुझे खाली बोतलें पसंद नहीं। और वो बॉटल उठा के ऐसा धुड़का के आगे कर देते हैं। सीन देखिएगा, बॉटल उन्होंने धुड़काई है, गर 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 बॉटल कमरे से बाहर निकल गई। कमरे के से चलते चले आ रहे हैं तैयार होकर, वेल अप टू डेट हैं प्राण साहब गेट के पास, दरवाजे के पास पहुंचते ही कहते हैं गुड मॉर्निंग विकी, और बॉटल उनके पैर में, खाली बॉटल पैर में। और वो ये कहते हैं खाली बोतल की भी कीमत होती है विकी नाम है अमिताभ बच्चन का। तो वहां से बेटा ये कहता है कि डैडी आपको खाली बोतल की तो कीमत पता है, लेकिन बेटे का दिल कितना खाली है ये आपको पता नहीं है। कुछ पूरी फिल्म का आधे से ज़्यादा फिल्म इसी पर बेस्ड है। पिता का अपना दर्शन, बेटे का अपना दर्शन, दोनों खारिज नहीं किए जा सकते, ज़बरदस्त है। यही तनातनी है। प्राण साहब के डायलॉग्स, उनकी अदाकारी इनकम्पेरेबल, अनमैच्ड, यही सब कुछ। माखन सिंह, तुमसे कितनी बार कहा है कि बोतलें जब खाली हो जाती हैं तो उन्हें फेंक देना चाहिए। गुड मॉर्निंग विकी। गुड मॉर्निंग डैडी। विकी, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि खाली बोतलों की भी कुछ कीमत होती है। और हाँ, 11 तारीख को बिजनेस की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वक्त पर पहुंच जाना। देखा मुंशी जी, बिजनेसमैन हो तो डैडी जैसे हैं। इन्हें खाली बोतल की कीमत का तो एहसास है, लेकिन उनके बेटे की जिंदगी जो है खाली बोतल से भी बदतर है, उसका कोई एहसास नहीं। दोस्तों, हर आदमी की अपनी एक अलग पहचान होती है। ईश्वर ने आपको अपनी एक पहचान के साथ भेजा ही है, लेकिन वो पहचान बनती तब है जब आप उसे शिद्दत के साथ बखूबी जीते हैं। और शिद्दत के साथ बखूबी आप जीते कब हैं? आप तब जीते हैं जब आपको खुद पर अखंड भरोसा होता है कि नहीं, यही मेरा सरमाया है, यही मेरी ताकत है, यही सब कुछ है। और बस यही चीज़ आपको आगे ले जाती है, यही आपकी असल में ताकत बनती है, इसी से आप पहचाने जाते हैं। दुनिया असल में आपको किसी को भी अपने में मिलाने की पुरकशिश कोशिश करती है, पुरजोर कोशिश करती है कि आप उन जैसे हो जाएं, सामान्य बन के रहें, उसी के हिसाब से रहें, परिपाटी ना तोड़ें, परिपाटी पर ही चलें। लेकिन जो खुद के मायने गढ़ता है, जो परिपाटी तोड़ता है, जो परंपरा से हट के चलता है, भले ही खराब हो, खराब तो यूं कुछ होता भी नहीं दुनिया में, जो अपनी पहचान खुद गढ़ता है तो आसमान पे नाम लिखा जाता है। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। आज आपको प्राण साहब के कुछ गानों के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। एक थोड़ा सा दार्शनिक है, थोड़ा सा क्या गजब का दार्शनिक है, और एक उन्हीं की स्टाइल का है। मौका मिल गया तो हो सकता कुछ और भी जुड़ जाएं जो हमारे एडिटर साहब चाह लें। बाकी गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। जय हिंद। से सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो
कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके, ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, ओ यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। कसम वादे प्यार वफा से, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। Watch Ani TV.